नमस्कार। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ, पर मेरा इस दुनिया में जब जन्म हुआ वो एक गलत शरीर पे हुआ। एक लड़के के शरीर पे मैंने खुद को जन्म दिया और मेरा जो व्यवहार है, मेरी जो फीलिंग है, मेरा जो सोल है और मेरे जो सपने हैं, वो सब कुछ एक लड़की की तरह था। और उसके बाद मैं खुद को ढूंढती रही कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं देखती थी कि मेरा शरीर जो है वो एक लड़के का है, जो मेरा सोल है वो लड़की का क्यों है। पर लोग जो है वो मेरी इस पर्सनालिटी से, जो मेरा जेंडर एक्सप्रेशन बाहर निकल रहा था, उसको लेके व्यंग्य कसते थे, मजाक उड़ाते थे, बुलिंग करते थे। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, कई बार सुसाइडल टेंडेंसी भी बनती थी और मैंने अपने जीवन में 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की। लोग जब मुझे बोलते थे कि मैं नामर्द हूँ, नपुंसक हूँ, छक्का है, मामू है, तो मुझे बहुत तकलीफ लगता था और मैं सोचती थी कि मैंने तो किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं बोले हैं या मैंने किसी को बुरा नहीं बोला है, तो फिर लोग मुझे, मेरे बारे में क्यों इस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं। और ये मैं कौन हूँ की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं आगे बढ़ी हुई और स्कूल लाइफ में इसी तरह की चीज़ें हुई। कभी क्लासरूम बंद कर दिया जाता था, कभी पेंट खींच दिया जाता था, कभी मेरे ऊपर पेशाब कर दिया जाता था, कभी साइकिल पंचर कर दिया जाता था, कभी टिफ़िन छुपा देते थे, कभी नोटबुक छुपा देते थे। मेरे दोस्त कोई नहीं थे जिनसे मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूं, और कोई दोस्त बनते भी थे तो कुछ समय के बाद वो, उसके परिवार वाले या उसके आसपास के लोग मेरे साथ रहने के लिए मना कर देते थे। और इस दौरान मैं पूरी तरह से अकेली थी, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने पेरेंट्स को भी शेयर की तो उन्होंने कहा कि लड़कियों के साथ रहना बंद कर दे, लड़कियों के साथ खेलना बंद कर दे। पर मैं उनके साथ ये बंद भी कर दी और बॉयज़ ग्रुप में भी रहने लगी, एनसीसी भी लेने लगी, एनएसएस के साथ काम करने लगी। उसके बावजूद भी जो मेरी फीलिंग है वो नहीं चेंज हुई। नमस्कार, मेरा नाम निमिषा पांडे है। मैं पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी, मध्य प्रदेश में पदस्थ हूँ। आज के हमारे इस कोर्स का विषय है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को समझना। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मौलिक अधिकार क्या हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी पहचान और विविधता को आप समझ पाएंगे। भारतीय संविधान और कानूनों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विधि प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका जान सकेंगे, जिसमें पुलिस प्रशासन एवं न्यायपालिका में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना इस कोर्स का प्रमुख उद्देश्य है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। यह कोर्स कुल 5 मॉड्यूल्स में विभाजित है और हर मॉड्यूल ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी एक अहम जानकारी लेकर आया है। मॉड्यूल 1, भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का इतिहास। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि हमारे देश में ट्रांसजेंडर समुदाय की ऐतिहासिक भूमिका क्या रही है, कैसे समाज में उनकी पहचान समय के साथ बदलती रही और उनके योगदान को कैसे याद किया जाता है। मॉड्यूल 2, कानूनी ढांचा। यहाँ हम समझेंगे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े कानूनों को, जैसे अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वे कानूनी व्यवस्थाएं जो उन्हें सम्मान और सुरक्षा देती हैं। मॉड्यूल 3, ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है। इस मॉड्यूल में बात करेंगे ट्रांसजेंडर शब्द के अर्थ की, उनकी विविध सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की, और यह भी जानेंगे कि उनकी पहचान को कैसे समझा और स्वीकार किया जाए। मॉड्यूल 4, ट्रांसजेंडर कल्याण। इस भाग में जानेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए क्या क्या योजनाएं और प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे गरिमा गृह, पहचान पत्र, हेल्पलाइन 181 और अन्य कल्याणकारी योजनाएं। मॉड्यूल 5, निष्कर्ष, समावेशिता की ओर एक कदम। यह अंतिम मॉड्यूल हमें देगा पूरे कोर्स का सार और एक जागरूक नागरिक या अधिकारी के रूप में हम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, यह सोचने का अवसर। तो आइए
इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करें, जहां उद्देश्य है समझ, समानता और समावेशिता की भावना को बढ़ावा देना। प्रथम मॉड्यूल में भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है, जो विभिन्न कालखंडों में समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। प्राचीन भारतीय समाज में किन्नर समुदाय को विशेष सम्मान प्राप्त था। वे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी करते थे और उनकी उपस्थिति को शुभ भी माना जाता था। वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में किन्नरों का उल्लेख हम सभी ने देखा है, जहां उन्हें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान किया गया है। मुगल साम्राज्य के दौरान किन्नर समुदाय ने शाही दरबारों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे हरम की सुरक्षा, राजनीतिक सलाहकार और सांस्कृतिक आयोजनों में कार्य करते थे। इस अवधि में उन्हें समाज में एक विशिष्ट स्थान और सम्मान प्राप्त था। ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ किन्नर समुदाय की स्थिति में नकारात्मक परिवर्तन आया। 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत उन्हें आपराधिक घोषित किया गया, जिससे उनके खिलाफ भेदभाव और उत्पीड़न बढ़ा। इस कानून ने उनकी पारंपरिक भूमिकाओं और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और समाज में उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई। स्वतंत्रता के बाद की अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि हाल के दशकों में उनके अधिकारों को पहचान और मान्यता देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। कहने की बात यह है कि भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है, जिसमें उन्हें कभी सम्मानित स्थान मिला तो कभी भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वर्तमान में उनके अधिकारों और सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि सामाजिक कलंक और भेदभाव। समाज में जो पूर्व धारणाएं और रूढ़िवादी विचारधाराएं फैली हुई हैं, वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार का एक बड़ा कारण बनती चली जा रही है। कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके परिवारों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे वे हाशिए पर रहने वाले समुदायों में जीवन यापन करने को मजबूर हो जाते हैं। स्कूलों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर धमकाना और उत्पीड़न तो बड़ी आम बात है। शिक्षा और रोजगारों के अवसरों में भी काफ़ी कमी होती है, क्योंकि स्कूलों में भेदभाव के कारण ट्रांसजेंडर बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं और पढ़ाई पूरी न होने के कारण उनके रोजगार के अवसर भी सीमित होते हैं। कई नियोक्ता तो उन्हें अपने यहाँ काम पर रखने के लिए भी हिचकिचाते हैं। आर्थिक समर्थन की कमी के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पास सिर्फ भीख मांगना या सेक्स वर्क के रूप में कार्य करने का ही एक चारा बचता है। स्वास्थ्य सेवाओं में बाधाएं। अस्पतालों में भी उनके साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार होता है, जिससे वे चिकित्सा सहायता लेने से घबराते हैं। कानूनी और प्रशासनिक बाधाएं भी बहुत हैं। पहचान संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, क्योंकि उनके लिंग की पहचान का सही रूप में दस्तावेजीकरण नहीं हो पाता। विभिन्न राज्यों में ट्रांसजेंडर अधिकारों और कल्याण नीतियों में असंगति होने के कारण भी अंततः खामियाजा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ही भुगतना पड़ता है। हिंसा और उत्पीड़न की कई घटनाएं हम लोग देखते और सुनते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर शारीरिक और यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है, जो परिवार, पुलिस और समाज के अन्य लोगों के द्वारा उनके साथ की जाती है। लैंगिक हिंसा के खिलाफ कानूनी संरक्षण की कमी, क्योंकि कई मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते, क्योंकि पीड़ितों को आगे और भेदभाव का डर रहता है। पुलिस उत्पीड़न, जिसमें गलत तरीके से गिरफ्तारियां शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलता है,
क्योंकि सरकार और राजनीतिक संस्थाओं में निर्णय लेने वाले पदों पर उनकी उपस्थिति कम होती है। कानूनी और सामाजिक पहचान की कमी के कारण चुनाव लड़ने में उन्हें कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या उनके आवास और बेघर होने की है। परिवार द्वारा अस्वीकृति के कारण कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सड़कों पर या असुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। घर किराए पर लेने में भेदभाव के कारण सुरक्षित और स्थायी आवास प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, सामाजिक अस्वीकार्यता और भेदभाव के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में तनाव, चिंता और अवसाद की उच्च दर देखने में मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता और प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी जो ट्रांसजेंडर मुद्दों को समझ सकें, स्वीकृति और अवसरों की कमी के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में आत्महत्या की दर बहुत अधिक देखने को मिलती है। अब तक आपने क्या सीखा? हमने जाना कि भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को कभी सम्मान मिला तो कभी भेदभाव का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन में स्थिति बिगड़ी और आजादी के बाद भी शिक्षा, रोजगार और पहचान जैसी चुनौतियां रहीं। हालांकि अब सुधार की कोशिशें जारी हैं। चलिए अब मॉड्यूल 2 में बढ़ते हैं और समझते हैं ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा कानूनी ढांचा। इस प्रशिक्षण के मॉड्यूल 2 में हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे। भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों का कानूनी ढांचा समय के साथ विकसित हुआ है। संवैधानिक संरक्षण के ऊपर हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं। इसके मुख्य अनुच्छेद 14, जिसमें समानता का अधिकार की बात कही गई है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान अधिकार की गारंटी इस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है। अनुच्छेद 15 और 16, भेदभाव का निषेध। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 19, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी लिंग पहचान स्वतंत्र रूप से करने का व्यक्त अधिकार इसमें दिया गया हुआ है। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, जो लिंग पहचान और आत्मनिर्धारण तक विस्तारित है। संविधान के इन प्रावधानों के बावजूद भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने कानूनी हकों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और उनके साथ लगातार समस्याएं बनी हुई थी। इनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय नालसा बनाम भारत संघ 2014 एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें तीसरे लिंग को मान्यता दी गई है। यह निर्णय ट्रांसजेंडर अधिकारों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में आत्म पहचान का अधिकार है, बिना किसी चिकित्सकीय प्रमाण की आवश्यकता के। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में ऐतिहासिक निर्णय नालसा बनाम भारत संघ और अन्य के माध्यम से आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर को भारत में तीसरा लिंग घोषित किया। न्यायालय ने माना कि सभी ट्रांसजेंडर व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और 19(1)(a) तथा अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के तहत शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का अधिकार है। सरकार को उनके सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ऐसे निर्देश भी इस निर्णय के माध्यम से दिए गए। यहाँ हम बात करते हैं कुछ और ऐसे जजमेंट्स की जिससे इस बात की और अधिक पुष्टि होती है। इसमें नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018, समलैंगिकता का अधिकार अपराधीकरण समाप्ति
यहाँ हम बात करते हैं न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडरों के संबंध में दिए गए कुछ और निर्णयों की। इसमें प्रमुख है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018, जिसमें समलैंगिकता का अपराधीकरण समाप्ति की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को रद्द कर दिया, जो सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराधित करता था। हालांकि यह मुख्यतः यौन अभिविन्यास से संबंधित था। इस निर्णय ने ट्रांसजेंडर अधिकारों को स्वायत्तता और पहचान के अधिकार की पुष्टि करके मजबूत किया। एक और जजमेंट इस संबंध में आया है अरुण कुमार बनाम रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक 2019, ट्रांसजेंडर विवाह की मान्यता। मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक पुरुष और ट्रांसजेंडर महिला के बीच हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह वैध है। न्यायालय ने वधू शब्द की व्याख्या करते हुए ट्रांसजेंडर महिलाओं को शामिल किया, उनके विवाह के अधिकार को मान्यता दी। इन सारे निर्णयों के पश्चात भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम 2019 आया। यह अधिनियम 26 नवंबर 2019 के एक बिल के माध्यम से पारित होकर 20 जनवरी 2020 से पूरे भारत देश में एक कानून के रूप में लागू किया गया। यह अधिनियम भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। यह सोचने की बात है कि यह कानून क्यों बनाया गया। सामाजिक स्वीकृति की कमी के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज का समान हिस्सा नहीं माना जाता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आमतौर पर त्याग दिया जाता है और उनके पास जीवन यापन के कम साधन, आजीविका कमाने के कम अवसर और उनके माता पिता को ऐसा लगता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति होना अपमानजनक है, क्योंकि इससे परिवार पर कलंक लगेगा। और इससे भी बड़ा मुद्दा विवाह का है। इस अधिनियम का उद्देश्य उपरोक्त मुद्दों को और अधिक हल करना और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करना है। 2019 के इस कानून का उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेंडर अधिनियम एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय लिंग से मेल नहीं खाता है, जिसमें ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिला, लिंग व्यक्ति और इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति शामिल हैं। यह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक शौचालयों और सार्वजनिक परिवहन जैसे स्थानों तक पहुंच में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को भी प्रतिबंधित करता है। इस मॉड्यूल में हम इतनी ही जानकारी देंगे। 2009 में मैं जब रायपुर आई और बहुत सारे प्राइवेट काम करी और काम करने के बाद फिर मुझे एक कलेक्टर गार्डन का पता चला, जहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग जो है वहाँ पे आते थे और एक दूसरे से अपना अनुभव, अपना जीवन शेयर करते थे और उनको अच्छा लगता था ग्रुप में एक साथ समय बिताना। उसी जगह पे मैं भी गई और उनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई। फिर HIV एड्स के प्रोग्राम के बारे में पता चला और हम सब लोग HIV टेस्टिंग के बारे में जानने लगे और टेस्ट कराने के लिए गए। जब टेस्ट कराने गए तो हम 30 में से 25 लोग HIV पॉजिटिव आ गए और जब 25 लोग पॉजिटिव आ गए तो उसके बाद एक तरह से मैं शून्य हो गई और मुझे लगा कि मैं होटल के काम को छोड़ के मैं NGO में काम करूं। और उसके बाद फिर हमने खुद का संगठन तैयार किया और सरकार के साथ में पैरवी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 2011 में हम लोगों ने थर्ड जेंडर स्पोर्ट्स मीट कराया और 2014 में जजमेंट आने से पहले 2012 में ही एक किन्नर जन सुनवाई कराया गया, जिसमें बहुत सारे कम्युनिटी के लोग आए थे और कम्युनिटी के मुद्दों को रखा गया और एक पिटीशन लगा और 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया। अब तक आपने क्या सीखा? हमने जाना कि भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने मजबूत कानूनी आधार दिया है। 2019 का अधिनियम इन अधिकारों की रक्षा करता है
और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा भी देता है। चलिए अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 3 की ओर। ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है, इसे समझते हैं। मॉड्यूल 3 में हम बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है। कानून के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति हैं जिनका लिंग जन्म के समय उन्हें दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता, और इसमें शामिल हैं ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, अंतरलिंग भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग विषम व्यक्ति, किन्नर, हिजड़ा, अरवानी और जोगता जैसी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति। भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी स्थिति क्या है? भारत में इस अधिनियम के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी तौर पर तीसरे लिंग या अन्य लिंग, थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्हें किसी भी पुरुष या महिला के समान दर्जा प्राप्त है। उन्हें भी वह अधिकार प्राप्त हैं जिसमें भारत के संविधान के तहत अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का उन्हें अधिकार शामिल किया गया है। वर्ष 2020 में संसद ने कानूनी रूप से ट्रांसजेंडर को भारत में आधिकारिक लिंग के रूप में मान्यता दी है। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की लिंग पहचान की। लिंग या सेक्स पहचान क्या है? लिंग पहचान से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विशेष लिंग के होने की आंतरिक भावना से है। यह चुनाव तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने शरीर, शारीरिक बनावट, भाषण, तौर तरीकों आदि के अपने आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभव को समझता है। यदि कोई व्यक्ति जन्म के दौरान निर्धारित लिंग के साथ खुद की पहचान नहीं करता है तो वह किसी अन्य लिंग के साथ पहचान करना चुन सकता है। किसी व्यक्ति के लिए अपनी लिंग पहचान चुनने के लिए किसी शारीरिक परिवर्तन या चिकित्सा की प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य नहीं है। भारत के कानून किसी व्यक्ति के शारीरिक अधिकार को मान्यता देते हैं कि वह अपनी भावनाओं के आधार पर अपनी लिंग पहचान चुन सकता है। व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं उसके द्वारा चुनी गई लिंग पहचान को प्रभावित नहीं करती है। इस संबंध में अंजलि गुरु, संजना जॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाया कि ग्राम पंचायत चुनावों के लिए याचिकाकर्ता ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना, जबकि वह एक ट्रांसजेंडर थी, और उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को अपने लिंग की पहचान करने का अधिकार है और उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अब हमारे देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में अधिनियम 2019 में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था। क्या किसी व्यक्ति की लिंग पहचान आधिकारिक तौर पर दर्ज कर सकते हैं? ट्रांसजेंडर कानून बताता है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में कोई भी अपना लिंग आधिकारिक रूप में दर्ज करा सकता है। इसको दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा। नाबालिग के लिए आवेदन बच्चे के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाना चाहिए। यदि माता पिता या कानूनी अभिभावक आवेदन नहीं करते हैं तो व्यक्ति वयस्क होने के बाद आवेदन कर सकता है, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर। जिला मजिस्ट्रेट सारे प्राप्त आवेदनों के आधार पर पहचान प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ट्रांसजेंडर व्यक्ति का लिंग जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा रखे गए आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। यदि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहचान पत्र जारी होने के बाद अपने लिंग की पुष्टि के लिए किसी भी चिकित्सा हस्तक्षेप या प्रक्रिया से गुजरता है तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा नए लिंग की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ दी जाएगी। इसके पश्चात जिला मजिस्ट्रेट संशोधित प्रमाण पत्र
जारी करेंगे। ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर है कि जन्म प्रमाण पत्र, जाति जनजाति प्रमाण पत्र, कक्षा 10 या 12 का प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, स्थायी खाता संख्या अर्थात पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बीपीएल राशन कार्ड, पोस्ट ऑफिस या बैंक की फोटो सहित पासबुक, पासपोर्ट, किसान पासबुक, शादी का प्रमाण पत्र, बिजली, पानी या गैस कनेक्शन का बिल। उक्त दस्तावेजों के साथ जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करने पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपना पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान के लिए ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की गई थी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की भूमिका मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रभाव पर सलाह देना, निगरानी करना और मूल्यांकन करना है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से निपटने वाले विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के कार्य की देखरेख करना भी इस परिषद का कार्य है। अधिकारों की बात अगर की जाए तो इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारों की बात की जाए तो इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से भेदभाव पर प्रतिषेध। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव पर प्रतिषेध करता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, जनता के लिए उपलब्ध वस्तुओं, सुविधाओं, अवसरों तक पहुंच या उनका आनंद लेने, आवागमन के अधिकार, निवास करने, मकान किराए पर लेने या संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार, सार्वजनिक या निजी कार्यालय रखने का अवसर, किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुंच जिसकी देखभाल या हिरासत में कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, इनके संबंध में सेवा से इनकार करने या अनुचित व्यवहार करने पर कानूनी कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध और उनसे संबंधित दंड के ऊपर अब हम बात करेंगे। जबरन या बंधुआ मजदूरी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सरकारी सेवा को छोड़कर अपराध माना गया है। सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से इनकार करना अपराध है। घर और गांव से निकालना, शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार इस अधिनियम के तहत अपराधों की श्रेणी में लाए गए हैं। इन अपराधों के लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह होता है जिसकी लिंग पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती। कोई भी व्यक्ति अपनी लिंग पहचान कानूनन चुन सकता है बिना किसी शारीरिक प्रक्रिया के। पहचान प्रमाण पत्र की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और उनके अधिकारों की कानूनी सुरक्षा को भी हमने समझा। इस पूरे प्रशिक्षण में हमने ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान, अधिकार, कानूनी संरक्षण और चुनौतियों को समझा। अब जरूरत है इस ज्ञान को व्यवहार में लाकर एक समावेशी और संवेदनशील समाज बनाने की। अंतिम चरण में कृपया प्रश्नोत्तरी हल करें और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं अरुण जोशी, सहायक संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं ट्रांसजेंडर
जो एक समुदाय हमारा है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ देने आपको आया हूँ। ट्रांसजेंडर जैसे कि सभी को ज्ञात है कि एक समाज का लंबे समय तक एक उपेक्षित वर्ग रहा है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कालांतर में सोचा नहीं गया, लेकिन अब सरकार ने उनकी ओर पूर्ण रूप से ध्यान देना प्रारंभ कर दिया है और उनके समग्र विकास, पुनर्वास, रोजगार और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे प्रथम जो पहल की गई है वो उभयलिंगी अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, जो संपूर्ण देश में 10 जनवरी 2020 से प्रभावशील हुआ है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2021 दिनांक 17 जून 2022 से पूरे प्रदेश में प्रभावशील किया गया है। इसके अलावा ग्राम सभाओं के माध्यम से ट्रांसजेंडर अधिनियम और नियम दोनों का व्यापक प्रचार प्रसार संपूर्ण प्रदेश में किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक ट्रांसजेंडर अधिनियम का प्रश्न है, ट्रांसजेंडर अधिनियम की धारा 2019 की धारा 2K में निम्नानुसार परिभाषित है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका लिंग जन्म के समय उसे सौंपे गए लिंग से मेल नहीं खाता है और इसमें ट्रांसमैन या ट्रांसवुमेन, चाहे ऐसे व्यक्ति ने सेक्स री असाइनमेंट सर्जरी का, हार्मोन थेरेपी या लेजर थेरेपी या ऐसी अन्य थेरेपी ली हो या नहीं, इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति, किन्नर, हिजड़ा, अरवानी और जोगता जैसी सामाजिक संस्कृति पहचान वाले व्यक्ति शामिल हैं। तो ट्रांसजेंडर जो एक्ट में परिभाषित है वो इस तरह से है। इसके अलावा उभयलिंगी व्यक्तियों को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाने हेतु राज्य शासन की सीधी भर्ती के पदों में उभयलिंगी व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इसके पूर्व क्या था कि जब हम आवेदन करते थे तो जेंडर की जो पहचान थी वो पुरुष और स्त्री, मेल फीमेल से होती थी। इनके लिए कोई ये नहीं था कि यदि सरकारी नौकरी में अप्लाई करेंगे तो इनको किस जगह टिक करना है, मेल पे करें या फीमेल पे करें। लेकिन अब जो है राज्य शासन द्वारा इनको एक अलग श्रेणी में परिभाषित किया गया है, जिसमें ये अपना चिन्हांकन उस श्रेणी में कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के उपरांत क्रमांक 94 पर ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 11 ब्रैकेट में 1 अंतर्गत जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि ट्रांसजेंडर अब एक ओबीसी की श्रेणी के अंतर्गत पहचाने जाएंगे। और राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों में अवसर प्रदान करने एवं शासकीय दस्तावेजों में लिंग संबंधी जानकारी में ट्रांसजेंडर का उपयोग करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के शासकीय सेवकों के सेवा काल में मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित सदस्य के रूप में उभयलिंगी संतान अथवा उभयलिंगी भाई या बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का परिपत्र जारी किया गया है। ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस तरह के प्रावधान पूर्व में नहीं थे और ये प्रावधान अब नए जोड़ दिए गए हैं। इसके साथ ही अधिनियम में समस्त जिला कार्यालय में कार्यरत ट्रांसजेंडर कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। मतलब ट्रांसजेंडर्स की यदि कोई समस्याएं हैं तो इनके लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त है जो इनकी समस्याओं को लेगा, उस पर कार्रवाई करेगा। अधिनियम में शासकीय कार्यालयों में जिला उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के गठन का भी प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक बड़ी
अनूठी पहल की है इनको समाज में सम्मान दिलाने के लिए। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समग्र विकास एवं पुनर्वास हेतु प्रदेश के कुछ जिलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह खोले जाने हेतु चयन किया गया है। इसका नाम भी बड़ा अच्छा दिया है, गरिमा गृह, ताकि उनके सम्मान को पूरा रखा जाए। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में इंदौर एवं भोपाल शहर के समुदाय आधारित संगठन के माध्यम से ट्रांसजेंडर गरिमा गृह संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और समय समय पर भारत सरकार द्वारा फिर अन्य शहरों में भी ये कार्रवाई की जाना संभावित है। ये अवगत कराना चाहूँगा कि देश में सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला भोपाल द्वारा दिनांक 8/1/21 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मतलब देश का जो पहला ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी है वो जिला भोपाल द्वारा किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 621 प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दोनों जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जुलाई 14 से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 संचालित है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से निम्न श्रेणी की शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है: जन सेवा, महिलाएं, दिव्यांगजन, सीपी ग्राम पोर्टल। उक्त हेल्पलाइन पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन सेवा में प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रचलन में है। मतलब इसको ऐसे जोड़ा जा रहा है कि इसमें 181 जो हमारी हेल्पलाइन है, इसमें ट्रांसजेंडर की भी यदि कोई समस्या है तो वो भी आगे आके समय में दर्ज इसको करा पाएंगे अपनी शिकायतों को। इसके अतिरिक्त शासन की संचालित विभिन्न योजनाओं में ट्रांसजेंडर समूह को लाभ प्रदान किया जा रहा है। जैसे पहले तो हम जारी पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र की बात करेंगे। ये प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 ट्रांसजेंडर को लाभान्वित किया गया है। 17 को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से एक प्रकरण में स्वेच्छानुदान प्रदान किया गया है। विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं में 20 हितग्राहियों को पेंशन प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में एक हितग्राही को अभी तक लाभान्वित किया गया है। सम्मल योजना में 2 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जारी खाद्य पर्ची में 180 ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को खाद्य पर्ची जारी की गई है। शासन के सहयोग से समाज के विकास एवं चुनौतियों में प्रदेश के ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई है। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जब कोविड-19 चल रहा था उस समय पन्ना जिले के ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। ये इनके समूह द्वारा की गई एक अनूठी पहल थी जिससे लोगों को बहुत मदद प्राप्त हुई। आंगनवाड़ी गोद लेने में शासन के आह्वान पर ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा जिला पन्ना, जिला विदिशा के आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया गया और विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी ट्रांसजेंडर समूह की सक्रिय सहभागिता है। कहने का अर्थ यह है कि केवल सरकार ही ट्रांसजेंडर्स के लिए काम नहीं कर रही, ट्रांसजेंडर्स भी आगे आके समाज में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अंत में मैं धन्यवाद के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस मॉड्यूल में हमने जाना ट्रांसजेंडर की परिभाषा, जन्म के समय सौंपे गए लिंग से मेल न खाने वाले व्यक्ति को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। कानूनी मान्यता, ट्रांसजेंडर को मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया गया है। योजनाओं से लाभ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, पेंशन आदि योजनाओं का लाभ मिल रहा है। समाज में सक्रियता, ट्रांसजेंडर समुदाय ने आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया और कोविड के दौरान मदद की। अब हम चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मैं ट्रांसफॉर्मेशन में गई और मैंने अपना कंप्लीट सर्जरी कराया।
आज मैं एक महिला के रूप में आपको दिख रही हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ। और वर्तमान में मेरा नाम श्रीमती विद्या राजपूत देवनाथ है। जो सपना मैंने बचपन में सोचा था कि मैं एक हाउसवाइफ बनूं और ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण 2018 और 2019 और नियम 2020, तो इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार मुझे ये आज़ादी देता है कि मैं अपने आप को एज अ मेल, एज अ फीमेल, एज अ ट्रांसजेंडर चुन सकती हूँ। इस कानून के अंतर्गत मैंने अपना ट्रांसजेंडर कार्ड बनाया और कार्ड बनाने के बाद फिर मैंने रिवाइज सर्टिफिकेट बनाते हुए एक महिला का कार्ड बनाया और विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत मैं फिर अपने पार्टनर के साथ में शादी करी। आज मैं बहुत खुश हूँ और हम लोग एक ट्रांसजेंडर शेल्टर होम चलाते हैं जहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी को लोगों को हम लोग शेल्टर, फूड, मेडिसिन और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी और ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग सरकार से ये बातचीत करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कम्युनिटी के लोगों को रोजगार दे। तो आज छत्तीसगढ़ में 23 ट्रांसजेंडर जो हैं वो बस्तर फाइटर्स और पुलिस में हैं और बाकी के कम्युनिटी के लोगों के अंदर में ये सपना है कि हम भी आगे जाके पुलिस बने। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को दूसरे की नीचता का सम्मान करना चाहिए और भले आप पसंद ना करें लेकिन आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो किसी का रंग अलग हो, चाहे उसका धर्म अलग हो, चाहे उसका क्लास अलग हो, पर हमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आशा करते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप उनसे और अधिक संवेदनशीलता के साथ समव्यवहार करने में सफल हो सकेंगे। इस मॉड्यूल के अंत में इतना ही। इन तीनों मॉड्यूल के पश्चात एक प्रश्नावली आपको दी जाएगी। इस प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात आप उनमें पास होने पर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और इस कोर्स को पास कर सकते हैं। धन्यवाद।